हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है जेल एंड बेल अंडर यूएपीए। इसमें हम यूएपीए के एक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 है। रीसेंट अमेंडमेंट की बात करेंगे और बेल के जो नॉर्म है, प्रोविजंस हैं यूएपीए के अंदर, उसकी चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या वर्डिक्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। जो रीसेंट फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी क्या डिमांड है, पिछले वाले से कैसे अलग हैं, ये सब डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इस बार 24 में प्रेशर ग्रुप के ऊपर आपको क्वेश्चन 100% आ सकता है और उसके रोल के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक थ्रू। जो इंडियन नेवी वेटरन वाला केस था, कतर में 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल को डेथ सेंटेंस दी गई थी, उसका रिजोल्यूशन हो गया है और उसी के बारे में ये आर्टिकल आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईआर के पर्सपेक्टिव से। तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर दूसरे मटेरियल्स भी मिलेंगे यूपीएससी प्री 2024 के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है जेल एंड बेल अंडर यूएपीए। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। प्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी रिसेंटली आपको प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और आपको यूएपीए के अंडर बेल के प्रोविज़न की बात की जा सकती है। और उसके साथ साथ हम इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, यूएपीए के अंदर बेल का जो प्रोविज़न है उसे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, अलग अलग वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्री के पर्सपेक्टिव से। यूएपीए है क्या उसके बारे में समझ लेते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक। यूएपीए कब पास हुआ था, ये सब आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1967 में ये पास हुआ था, है ना। जैसे आपके एक्ट थे पोटा, टाडा, उसी तरह का यूएपीए भी एक्ट है, ठीक। इसका मेन पर्पस क्या है, इट एम्स टू प्रिवेंट द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ विच डिसरप्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, अखंडता है, सॉवरेनिटी है, अगर उसको डिसरप्ट करने वाली कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो इस एक्ट के अंदर उसे क्राइम माना जाएगा और इस एक्ट के अंदर जो है उसे ट्रायल में लाया जाएगा। हाईएस्ट पनिशमेंट की बात करें तो डेथ पेनल्टी हाईएस्ट पनिशमेंट है इस एक्ट के अंदर। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है तो उसमें डेथ पेनल्टी पनिशमेंट मिलता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हाईएस्ट पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर दिया जा रहा है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड दोनों ही इंडिया के या फिर बाहर के लोगों को इस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है, ट्रायल में लाया जा सकता है। और एप्लीकेबल इवन इफ़ क्राइम इज़ कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर क्राइम बाहर किया गया है, भारत के बाहर के लोगों के द्वारा किया गया है, तब भी हम इस एक्ट के थ्रू उसे चार्ज कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएपीए 2004 में दोबारा से जो है इसे अमेंड किया गया था और इसमें टेररिस्ट एक्ट जो है इंक्लूड किया गया था। कौन कौन से एक्ट टेररिस्ट एक्ट कहलाएंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। इसके अलावा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करने की पावर भी इस एक्ट के अंदर मिली थी। 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुए थे रिसेंटली, उसमें इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की पावर इस एक्ट के अंदर दी गई थी। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो अप्रूव कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह का सीजर या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी केस चल रहा है तो टेररिज्म से रिलेटेड या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी से रिलेटेड। और जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के हैं एनआईए के ऑफिसर, वो टेररिज्म से रिलेटेड केस को डील कर सकते हैं। तो एनआईए को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है इस पर्टिकुलर यूएपीए एक्ट के अंदर। ये हमारा प्री वाला एस्पेक्ट हो जाएगा जो आपको पूछा जा सकता है। अब शुरू करते हैं मेन जो हमारा आर्टिकल है।
कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, आर्टिकल आया क्यों है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को गुरविंदर सिंह को बेल डिनाई कर दी, जो कि खालिस्तान मॉड्यूल केस में एक्यूज थे। जब वो पकड़ाए थे तो वो उनके हाथ में जो है खालिस्तान जिंदाबाद का बैनर था और खालिस्तान रेफरेंडम 2020 का बैनर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो बेल है यूएपीए के अंदर वो डिनाई कर दी है, खारिज कर दी है। तो क्वेश्चन उठता है जो सेक्शन 43 है जिसमें बेल प्रोविजंस हैं यूएपीए के, वो क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या रूलिंग है इसके अंदर जिसके थ्रू वो 43D सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो रूलिंग के बारे में, अलग अलग रूलिंग के बारे में बात करेंगे, समझेंगे अच्छे से। पहले तो सेक्शन 43D क्या है इसे समझते हैं, जो यूएपीए एक्ट में है, जो कि बेल के प्रोविजंस हैं। इसमें क्लियरली कहा गया है जब तक कि किसी भी पर्सन को बेल नहीं दी जा सकती जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मतलब जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट में बोलेगा नहीं, जब तक उन्हें सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक के यूएपीए के अंदर किसी भी पर्सन को जो कि एक्यूज्ड है उसे बेल नहीं हो सकती। इन केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन भी लिया जाता है तो कोर्ट तब तक के बेल नहीं दे सकती जब तक कि उन्हें ये लग रहा है कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस शो किए गए हैं, जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट शो की गई है पुलिस के द्वारा, वो सच है, वो रीजनेबल है। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है यार? प्राइमा फेसी मतलब होता है बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। मान लीजिए आपने कोई केस के लिए तहकीकात की, पुलिस ने जब भी तहकीकात कर रही है तो हल्के फुल्के कुछ एविडेंस नहीं होते हैं। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है कि एक कहानी टाइप बनाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि देखिए ये चीज़ें हुई थी और ये यहाँ प्रेजेंट थे, तो इनके यहाँ पर इसमें रोल होने की संभावना है। तो इस संभावना पे उन्हें जेल में और यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया गया है। ऑर्डिनरी केस होता तो भी इसी तरीके से करते हैं। पुलिस जो है उनको एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल करती है, लेकिन जब तक कि पुलिस कोई एविडेंस शो नहीं करती है तब तक कि उन्हें नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज में बेल जो है उनको मिल जाती है। जब तक कि कोई एविडेंस एक्स्ट्रा ऐसा दिखाया नहीं जाता कि सिर्फ आपकी कहानी के बेसिस पे आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, जब तक पुलिस कोई एविडेंस नहीं देगी कि ये कहानी में सत्यता है और इसके पीछे ये एविडेंस है, तब तक के आपको क्या किया जाएगा, बेल आसानी से मिल जाएगी। लेकिन यूएपीए में क्या होता है, अगर कहानी है और ऐसे कहानी यहाँ पे फिट बैठ रही है, प्राइमा फेसी एविडेंस ट्रू लग रहे हैं, प्राइमा फेसी इंप्रेशन ट्रू लग रहा है, तो कोर्ट बेल नहीं दे सकता। इस केस में उन्हें पुलिस की चार्जशीट जो रिपोर्ट बनाई गई है उस पर बिलीव करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस जो एक्यूज्ड है वो ये शो करे कि जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, जो एक्यूजेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, वो ट्रू नहीं है। ऑर्डिनरी केसेस में क्या होता है, ऑर्डिनरी केसेस में पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यूएपीए में जो ओनस होता है वो किसके ऊपर आ जाता है, एक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है, कि उसे प्रूव करना होगा कि जो यूएपीए उसके ऊपर लगाया गया है वो अनरीजनेबल है और जो पुलिस प्राइमा फेसी एविडेंस शो कर रही है इसमें कोई सत्यता नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है एविडेंस देने की, यहाँ पर जो इस पे एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, जिस पे चार्ज लगाया गया है, जिसने क्राइम कमिट किया है अकॉर्डिंग टू पुलिस, उसे ये बताना पड़ेगा कि उसने ये नहीं किया है और उसके लिए उसे एविडेंस देने पड़ेंगे। तो यूएपीए में स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू बेल। ऑर्डिनरी लॉ होता तो ऐसे ही जो है आपको बेल मिल सकती थी। बेल इज़ नॉर्म होता है, जेल इज़ एक्सेप्शन, ये आपने सुना होगा, बेल इज़ नॉर्म, जेल इज़ एक्सेप्शन, पर यूएपीए के अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बारे में, जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को अलग अलग तरीके से रूलिंग्स के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की एक बेंच थी, ज़हूर अहमद शाह वटाली वर्सेस एनआईए एक्ट था, जिसमें यूएपीए के अंदर ग्रांट की गई थी बेल। कोर्ट ने जो है उस समय ये कहा था कि कोई भी जो है एविडेंस की ज़रूरत नहीं है और जो भी चार्जशीट दी जा रही है, जो भी प्राइमा फेसी एविडेंस दिए जा रहे हैं, उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को जब भी बेल की बात की जाएगी। मतलब अगर कहानी ऐसी सुनाई गई है और उसमें ऐसी चीज़ें बताई गई है कि हाँ इनका हाथ हो सकता है, तो इस बेसिस पे ही
आपको जो है बेल रिजेक्ट करनी होगी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वटाली जजमेंट। ठीक, जो वटाली वर्सेस एनआईए का जजमेंट था 2019 के हिसाब से, उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई एक्स्ट्रा एविडेंस नहीं लगेगा, सिर्फ कहानी के बेसिस पे भी इन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इनकी बेल डिनाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें सज़ा होगी, जब तक एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक सज़ा नहीं होगी, लेकिन बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वटाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और सारा का सारा जो आ गया था ओनस, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी? जो एक्यूज्ड है, जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, कि वो बताएं कि ये जो उन पे चार्जेस लगाए हैं वो अनरीजनेबल कैसे हैं। ठीक, इसके अलावा भी पोस्ट वटाली रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिप फ्लॉप जो है रूलिंग रही है, कभी बेल दे दी गई है, कभी बेल नहीं दी गई है ना। कभी कभी बेल कौन कौन से केस में दी गई थी? जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में एंटी सीए प्रोटेस्ट में 3 लोगों को बेल दी थी। कौन कौन से स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे? आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलीता एंड नताशा नारवाल, इन तीनों को एंटी सीए प्रोटेस्ट में बेल दे दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे ज़रूर लगा दिया था, लेकिन इसमें वटाली जो प्रेसिडेंट है उसके उल्टा जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो बेल नॉर्म्स थे उसे अप्लाई किया। इसमें ये कहा गया कि पुलिस को यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि जो वो कहानी बता रहे हैं उसमें कुछ तो सत्यता होना चाहिए, सिर्फ कहानी से कुछ नहीं होगा, एक आध दो एविडेंस तो लाओ, कुछ तो ऐसा बताओ कि इनको जेल में रखा जाए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने उल्टी रूलिंग दी थी वटाली से। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाद में स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक और जो है रूलिंग में इन वर्नॉन गोंसाल्विस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो रूलिंग दी है वो भी वटाली से डिफरेंट है। इसमें जो प्राइवा फेसी एविडेंस हैं उसके टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा उसमें इंटरप्रिटेशन में चेंजेस किया गया है। जैसे वटाली केस में कहा गया था कि जैसे भी कहानी सुनाई जा रही है, अगर वो लगता है कोर्ट को कि इसमें बात है, इसमें कुछ सत्यता हो सकती है, तो सीधे आप जो है बेल डिनाई कर सकते हैं। लेकिन 2023 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, in our opinion, however, it would not satisfy the prima facie test unless there is at least surface analysis or probative value of evidence। जब तक कि हमारा प्राइमा फेसी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट सरफेस एनालिसिस हो या फिर कुछ क्वालिटी एविडेंस हो जो कि ये इंश्योर करे कि आपने जो कहानी सुनाई है उसमें कुछ सत्यता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वर्नॉन गोंसाल्विस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कहा था। तो यहाँ पर भी जो रूलिंग है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है और इसके हिसाब से इन्हें बेल ग्रांट कर दी गई थी। तो ये भी 2 जज की बेंच ने दिया था रूलिंग, और वटाली केस भी 2 जज की बेंच ने दिया था। तो अब जो है क्वेश्चन है कि किसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक लार्जर बेंच बचानी पड़ेगी जो डिसाइड करेगी, क्योंकि 2 जज की जो बेंच है दोनों में डिसएग्रीमेंट है ना। यहाँ पर हमें डिसएग्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एक में कहा है कि डायरेक्टली फेस वैल्यू पे जो भी कहानी सुनाई जा रही है अगर उसमें लग रहा है सत्य है तो आप उसे बेल डिनाई करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है दूसरी वाली रूलिंग में, गोंसाल्विस वाली में, कि आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ेगा, क्वालिटी एविडेंस हल्का फुल्का देना, सिर्फ कहानी से नहीं हो पाएगा। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। गुरविंदर सिंह केस में वटाली रूलिंग पे ही एंटायरली जो है जो सुप्रीम कोर्ट थी वो रिलाई करी थी, गोंसाल्विस पे रिलाई नहीं करी है। ठीक, जिसमें गुरविंदर सिंह को बेल नहीं दी गई थी, जो कि खालिस्तानी प्रो मूवमेंट में हिस्सेदार थे, एक्यूज थे। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, यूएपीए क्लियर हो गया होगा, प्राइमा फेसी समझ में आ गया होगा। प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ठीक, गवर्नेंस में आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आर्टिकल है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, हाउ दिस एजिटेशन डिफर फ्रॉम 2020-21। जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 में, उससे जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस तरीके से डिफ़र कर रहा है, क्या क्या फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में डिमांड रखी गई है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ग्रुप के ऊपर आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको आंसर में जो फार्मर प्रोटेस्ट होगा उसको लिखना पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल, या आप इंट्रोडक्शन में भी इससे शुरू कर सकते हैं। 2020 वाला प्रोटेस्ट और अभी 24 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, प्रेशर ग्रुप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या जो है तरीके वो अपनाते हैं
सरकार को प्रेशराइज करने के लिए। ठीक, शुरू करते हैं। पहले भी कई बार मेंस में क्वेश्चन आए हैं। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप समझते हैं। सबसे पहले प्रेशर ग्रुप होता क्या है, ठीक, ये क्या है चीज़ें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेशर ग्रुप आर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन यूनियन ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एम टू सीक बेटर कंडीशन फॉर देयर मेंबर। ठीक, तो जो प्रेशर ग्रुप है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, यूनियन ऑफ पीपल है जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और उनका जो एम होता है वो अपने मेंबर्स के लिए बेहतर कंडीशन सीक करना होता है सरकार से। उनके लोगों को अच्छी कंडीशंस मिले, बेहतर लिविंग मिले, उसके लिए वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ऐसे ग्रुपिंग बना ली जाती है, जैसे फार्मर्स यूनियन हो गए, ये क्या है, प्रेशर ग्रुप। ये क्या कोशिश करेंगे कि जो फार्मर हैं, पर्टिकुलर फार्मर जैसे कि शुगर केन फार्मर, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि एमएसपी को बढ़ाया जाए। तो ये एक तरीके से प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। इसमें जो वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड, ये की टर्म है। जब तक कि एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा तब तक के उसे प्रेशर ग्रुप नहीं कहा जाएगा। जैसे कि शाहबानो केस में प्रोटेस्ट हुआ था, सॉरी शाहबानो नहीं, जो आपका सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, सीए एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बेसिकली जो लोग आए थे वो एकदम से अलग अलग क्वार्टर से उठ के आ गए थे। वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन नहीं था। वो लोग अपनी नॉर्मल जो भी उनकी डिमांड थी उसके थ्रू वो सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसे प्रेशर ग्रुप नहीं कहा जाएगा। जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन इन्वॉल्व होते हैं वहीं पर जो है प्रेशर ग्रुप आता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सीआईआई हो सकता है, फिक्की हो सकता है, ये सब क्या है, प्रेशर ग्रुप हैं इंडस्ट्रीज़ के। इसका रोल इंपॉर्टेंस क्या है यार, बिल्कुल सिंपल है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डिसीजंस को, चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने मेंबर्स को फेवरेबल टर्म्स दिलाने की कोशिश की जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इससे इंश्योर होगी। सरकार को बार बार सवाल पूछे जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप ऐसा करिए, आप इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी कम्युनिटी के मेंबर को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का भी तरीका है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का बहुत मजबूत तरीका है। ठीक, ये बॉटम अप अप्रोच पे रिलाई करते हैं। ऑब्वियसली लोग नीचे से उठ के आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं, सरकार मान रही है, तो नीचे से यूपर तक के, इससे गवर्नेंस भी इम्प्रूव होता है, सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। क्या क्या मेथड ये यूज़ करते हैं टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, अवेयरनेस जनरेशन। ठीक, सबसे पहले तो उनका जो कॉज होगा उससे अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जो बाकी कॉमन लोग हैं वो भी उनके फेवर में आए। अवेयरनेस जनरेशन से क्या होगा, सरकार को, क्योंकि चुनाव है, झुकना पड़ता है। अगर सारे लोग यही मानेंगे कि इन लोगों की डिमांड जायज़ है, इसे पूरी करनी चाहिए, तो वो जो है किया जा सकता है। और इन अवेयरनेस जनरेशन में गवर्नमेंट को भी बताना होता है कि आपकी क्या डिमांड है, सरकार को भी तो पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, लॉबिंग। ठीक, लॉबिंग क्या है, जैसे कि आप ब्यूरोक्रेसी से जाएं, उनको कहें कि भाई ये हमारा इशू है, जैसे सीआईआई करती है या फिक्की करती है। वो एक मीटिंग रखते हैं प्रॉपर, वहाँ पर मंत्रियों को बुलाया जाता है, वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को, इश्यूज़ को, और उसमें मंत्री लोग कुछ अपना सजेशन देते हैं, ये लोग अपना कुछ सजेशन देते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, कुछ कस्टम ड्यूटी कम कर दीजिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। इसको लॉबिंग कहा जाता है। और जो है अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, करप्शन नहीं कर रहे हैं, तो लॉबिंग इंडिया में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने द मोमेंट आपने पैसा दिया और कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है और फिर डिमांड पूरी होती है, तो वो जो है करप्शन कहलाता है। तीसरा तरीका क्या है, प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा फास्ट एंड टू डेथ 2011 का अन्ना हज़ारे जो मूवमेंट था, ये उसका एग्जाम्पल है। ये प्रेशर ग्रुप जो है एक तरीके से बने हुए हैं और ये सारे जो मेथड्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब आर्टिकल समझते हैं। जो एजिटेशन हो रहा है अभी, जो रिसेंटली एजिटेशन है, ये फार्मर एजिटेशन 2.0 है। पिछला एजिटेशन काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बहुत सारी इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी। इसलिए जो फार्मर्स हैं पंजाब के, वो दोबारा से दिल्ली बॉर्डर्स में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, हरियाणा बॉर्डर्स में इकट्ठा हो चुके हैं और दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ दिस फार्मर प्रोटेस्ट अबाउट? लगभग 250 फार्मर यूनियन इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ किसान मजदूर मोर्चा एंड संयुक्ता किसान मोर्चा। ये जो बैनर है ये जनरली नॉन पॉलिटिकल है। पिछले वाले जो प्रोटेस्ट हुए थे वो लीड किया था पॉलिटिकल
फार्मर यूनियंस ने, जिनका एक सर्टेन पॉलिटिकल एलिजेंस था। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नॉन पॉलिटिकल फार्मर यूनियन के द्वारा किया जा रहा है अंडर द बैनर ऑफ किसान मजदूर मोर्चा एंड संयुक्त किसान मोर्चा। जो लीडर्स हैं वो भी सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लीडर अलग अलग हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं यहाँ पर। पिछला वाला जो संयुक्त किसान मोर्चा था 2022 में जो ओरिजिनल बनाया गया था, उससे अलग होकर के नॉन पॉलिटिकल फैक्शन बनाया गया है, और उसके जो लीडर हैं वो हैं आपके जगजीत सिंह डल्लेवाल। ठीक, ये इसके नए लीडर हैं जो नॉन पॉलिटिकल फैक्शन है, और यही लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। तो जो पिछला वाला प्रोटेस्ट है उससे डिमांड में भी और लीडरशिप में भी ये वाला जो प्रोटेस्ट है वो अलग है। पिछला वाला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा था क्योंकि जो फार्म लॉस थे वो तो रिपील कर दिए गए थे, लेकिन बहुत सारी डिमांड पूरी नहीं की गई थी। वो कौन कौन सी डिमांड है ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जो 12 पॉइंट एजेंडा हेडलाइन में है वो क्या है, डिमांड क्या है फार्मर की। ठीक, सबसे पहले तो लॉ लाने के लिए कहा जा रहा है ताकि एमएसपी को गारंटी दिया जाए। ठीक है, एक लॉ के थ्रू एमएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी एग्जीक्यूटिव के थ्रू किया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये एज अ स्कीम चलाई जा रही है। ठीक, लेकिन क्या चाहते हैं कि लॉ लेकर आया जाए, ये प्रोटेस्ट के थ्रू ये अचीव करना चाहते हैं जितने भी फार्मर यूनियंस हैं। नेक्स्ट क्या चाहते हैं, जो एमएस स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से एमएसपी के जो प्राइसेस हैं, क्रॉप के प्राइसेस हैं, वो डिसाइड किए जाएँ। ये वाला आप रिपोर्ट ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था कि जो एमएसपी के प्राइसेस है वो किस तरीके से डिसाइड होने चाहिए और सरकार कैसे डिसाइड कर रही है, ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट डिमांड क्या है, फुल डेट वेवर फॉर फार्मर एंड लेबरर। पॉसिबल नहीं है, मोदी जी नहीं करने वाले। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, उसके हिसाब से फार्मर की ज़मीन लेने के पहले एक तो फार्मर की रिटर्न कंसेंट लगेगी, और उसके अलावा जो कंपनसेशन होगा वो 4 गुना कलेक्टर रेट के देना होगा, ये कहा था। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर द परपिटेटर ऑफ अक्टूबर 2021 लखीमपुर खेरी किलिंग। जो होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर थे, है ना, उनके जो सुपुत्र थे उन्होंने गाड़ी चला दी थी लखीमपुर खेतरी किलिंग्स में, उसके पनिशमेंट की डिमांड की जा रही है। ये भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात करें, इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूटीओ। ये भी नहीं होने वाला है, डब्ल्यूटीओ से इंडिया विड्रॉ कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट है पेंशन फॉर फार्मर एंड फार्म लेबरर्स। ये सरकार ऑलरेडी कर रही है और इसमें इंक्लूजन और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, कंपनसेशन फॉर फार्मर हु डाइड ड्यूरिंग दिल्ली प्रोटेस्ट। ये भी मुश्किल है सरकार दे, एक्सेप्ट कर लेगी अपनी गलती अगर सरकार देगी तो। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसमें सब्सिडी जो है स्क्रैप करने की बात की गई है, उसे भी यहाँ पर डिमांड की गई है कि इसे स्क्रैप किया जाए, ये भी मुश्किल है। मनरेगा 200 दिन दिया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर दे सकते हैं, लेकिन डेली वेजेस 700 रुपये तो सरकार नहीं देने वाली है, नहीं तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कंज्यूमर को बहुत दिक्कत आएगी, अल्टीमेटली जो गरीब है उनको दिक्कत आएगी। स्ट्रिक्ट पेनाल्टी एंड फाइन ऑन कंपनीज प्रोड्यूसिंग फेक सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र एंड इम्प्रूवमेंट इन सीड क्वालिटी। ये सरकार को करना ही करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, डिमांड की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस सच एज टिलियन टर्मरिक, ये भी किया जा सकता है। एंश्योर राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल ओवर वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, ये भी सरकार को करना चाहिए। हालांकि लॉ ज़रूर बना है फॉरेस्ट राइट एक्ट, पर उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ प्रोटेस्ट है, आधी डिमांड डुएबल है, आधी तो सरकार नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट का क्या रुख है, गवर्नमेंट एंगेज कर रही है, अलग अलग मिनिस्टर इनसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस और बाकी जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया है और गवर्नमेंट अभी शांति बनाए रखी है कि किस तरीके से अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उस धीरे धीरे जो है सरकार अपना बातचीत में लगी हुई है। बाकी स्टेट हैं, पंजाब है, राजस्थान, उन्होंने अपनी हरियाणा और राजस्थान, उन्होंने अपनी बॉर्डर को बंद कर दिया है ताकि अब और ज़्यादा भीड़ ना आ पाए। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रेक थ्रू। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे में भी आप एग्जाम्पल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पर काफ़ी तारीफ़ की गई है। कहा गया है कि इंडिया की जो डीपनिंग बायलैटरल ट्राइज है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, पेशेंट डिप्लोमेसी है, क्वाइट डिप्लोमेसी है,
वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। रिसेंटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था। विवेक काटजू जी का एक आर्टिकल अगर याद होगा तो, अगर आपने सुना होगा तो आपको ध्यान होगा, उसमें मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो मेनली बिग गेस्चर वाली है, बहुत बड़ा बड़ा दिखाने वाली है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े सुपर पावर होती हैं उसमें स्मॉल थिंग्स ज़्यादा मैटर करती है, और इंडिया जो है छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं रहा है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी उसमें दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो क्वाइट डिप्लोमेसी, पेशेंट डिप्लोमेसी सक्सेसफुल रही है, और स्मॉल थिंग्स में भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेट से वो काम कर रहे हैं और काफ़ी कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। उसमें आप ये एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हैं। क्या हुआ है, बहुत समय पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था, कतर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में 8 जो है फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को डेथ की सज़ा सुनाई गई थी अक्टूबर 2023 में, और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इशू था। और ऑब्वियस था कि ये इन पे स्पाइंग या एस्पिनेज के चार्जेस लगाए गए थे, और कहा गया था कि ये इज़राइल के लिए क्या कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा जो है इसमें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज हो गया था कि किस तरीके से ये 8 पर्सनल को इंडिया वापस लाया जाए। सक्सेसफुली इंडिया ने इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट होने के बाद भी शांति तरीके से, है ना, अनलाइक मोदी वे, है ना, मोदी जी का तरीका है हमेशा स्पॉटलाइट वाला होता है, लेकिन अनलाइक मोदी वे पेशेंट डिप्लोमेसी के साथ, शांति के साथ ये चैलेंज को स्वीकार किया, और फाइनली जो भी 8 नेवी के पर्सनल थे, फॉर्मर पर्सनल थे, उन्हें इंडिया वापस लेकर आया गया और अपने घर वालों से मिलाया गया, जो कि जिसका जो क्रेडिट होगा वो कम्प्लीटली जो है सरकार को जाना चाहिए, न्यू दिल्ली को जाना चाहिए, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको जाना चाहिए। जनरली जो कतर और जितने भी ये ऑटोक्रेसी वाले कंट्री हैं जहाँ पर राजा वाजा होते हैं, यहाँ पर अगर पर्सनल रिलेशन अच्छे हों तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती, क्योंकि इनके यहाँ कोई सिस्टम तो होता नहीं है। दोस्ती यारी बढ़िया है तो अपना मोदी जी ने बोले यार करवा दो, तो चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर लॉज वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती यहाँ पर तो फिर दिक्कत आ सकती थी। लेकिन पर्सनल रैपॉर्ट, अच्छे रिलेशन, अच्छी बॉन्डिंग अगर मिनिस्टर्स हेड ऑफ़ द स्टेट लेवल पर है तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, और यहाँ पर पॉलिटिकल कैपिटल का जो यूज़ किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है उनके द्वारा, वो काफ़ी कमेंडेबल है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक, तो दोनों बेसिकली ये क्या एविडेंट कर रहा है, दोनों के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी डीप होते जा रहे हैं, कतर और इंडिया के, और काफ़ी ब्रॉडनिंग बायलैटरल ट्राइज होते जा रहे हैं। पहले की तरह चीज़ें नहीं हैं जब मिडिल ईस्ट को हमेशा इज़राइल पैलेस्तीन के आईने से या फिर पाकिस्तान के आईने से देखा जाता था। अब इंडिया के जो रिलेशन हैं पूरे गल्फ़ कंट्री के साथ, कल ही हमने यूएई वाला पढ़े थे और यहाँ पर हम कतर के साथ पढ़ रहे हैं, तो कतर, यूएई, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। पिछले ही महीने इंडिया ने $multi-billion डील साइन की थी टू सिक्योर द इम्पोर्ट ऑफ एलएनजी फ्रॉम कतर, और लगभग 8 लाख इंडियन वर्कर हैं जो कतर में काम कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो भी इश्यूज़ हैं उसको समझती है, जानती है, और उसे डिफरेंसेस को डिस्प्यूट बनने नहीं देती है। तो ये एक मैच्योर रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। ठीक, तो यहाँ पर भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ हमास इज़राइल इशू। जो हमास अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद इज़राइल ने काउंटर अटैक किया, उसमें जो इंडिया ने अपने आप को थोड़ा दूरी बना के रखा है ना। इंडिया के थोड़े से फ्लिप फ्लॉप ज़रूर रहे हैं डिसीज़न रिजोल्यूशंस में, लेकिन इंडिया ने अपने आप को दूरी बना के रखा। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्री से, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ ज़रूर है, जैसे कि कतर बेस्ड जो मीडिया आउटलेट हैं वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और रिलीजियस रेडिकल्स को इंडिया में सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी रिजॉल्व कर सकते हैं जब वो कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ रिसेंटली मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो सकती है, रिज़ॉल्व हो सकती है, ये सारे इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। ये बेसिकली आर्टिकल था, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।